Hello guys, today we are going to read Annie Frank. Okay, so before you read this chapter, there is summary about there is introduction about Annie Frank and this her diary. Annie Frank is a Jewish girl, you know, who is protecting herself during World War II to avoid the Nazis, and she shares her experience and happenings and the tale during her period of darkness. Although she hides in the secret division on the prison grounds 263 in Amsterdam with seven different people during वर्ल्ड वार टू। यूनी फ्रैंक एक ऐसी लड़की है जो जिसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। और ये एक ऐसी जर्मन लड़की है, जीविस जर्मन लड़की, जिसने अपने आप को युद्ध के समय, वर्ल्ड वार टू के समय अपने आप को छिपा कर रखा था। मतलब ये लोग छिप कर रह रहे थे और उसी दरमियान इसने एक डायरी लिखा था। और ये एक जो कहानी है हम इसी के बारे में पढ़ने जाएंगे। इसके फैमिली को जब हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, जब वर्ल्ड वार टू हो रहा था, है ना, तो नीदरलैंड में वर्ल्ड वार टू, तो उसकी फैमिली को एम्स्टर्डम से जाना पड़ा था जब नाजियों को सत्ता मिल गई थी, है ना। तो जर्मनी बट वेयर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. तो इन लोगों ने अपने आप को वहाँ से, उन लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ी थी। तो जुलाई 1942 में इसने ये अपने पापा ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में ये लोग छुप कर रहे 2 साल तक, है ना। और उस वहीं पे इस लड़की ने एक डायरी लिखी। कैसे ये लोग विक्टिम हुए, कैसे ये लड़की फिर जानी जाती है, इसी कहानी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना मुझ जैसे के लिए वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग मोर बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने इसके पहले कभी कुछ लिखा नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल्स। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कभी पहले कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं न तो स्वयं और न ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा, है ना, या इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, ओह वेल इट डजंट मैटर, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। लेकिन फिर भी मैं लिखना चाहती हूँ तथा मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीज़ें बाहर निकालने की है। मतलब एक 13 साल की लड़की कहती है कि मेरे जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना बहुत ही विचित्र अनुभव है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि मेरे जैसे 13 साल की लड़की या किसी और के भी व्यक्ति में लिखे में कोई रुचि क्यों लेगा, लेकिन मुझे अपने हृदय में जो है उसको बाहर निकालने का बेचैनी है ना, बाहर निकालने की, वो इसलिए लिखती है। पेपर हैज़ मोर पैशंस दैन पीपल। और वो बोलती है कि आदमी से ज़्यादा सहनशीलता पेपरों में है, कागज़ों में है ना। इसलिए वो ऐसा कहती है क्योंकि अगर आदमी से कहिए कुछ तो है ना, वो अपने मन से सुनेगा या नहीं सुनेगा, या उसमें धैर्य खो सकता है। लेकिन कागज़ क्या है, कागज़ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान उसमें जो कुछ भी लिखना चाहे लिख सकता है, वो कभी विरोध नहीं करता है। इसलिए वो अपने मन के सारे उद्गार उस कागज़ पे उतारना चाहती है और उतार रही है।
और इसलिए वो इतनी बड़ी लाइन कहती है कि पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल, यानी कि कागजों में आदमी से ज़्यादा धैर्य है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. और ये जो मैंने कथन कहा है, ये मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा। कौन से कथन? पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपुल। ये उस दिनों के बारे में सोचा जब मैं थोड़ी सी उदासी अनुभव कर रही थी और अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए घर पर बैठी हुई थी, है ना, उदास, शक्तिहीन, ये सोचते हुए कि मुझे घर रहना चाहिए या बाहर रहना चाहिए, वेदर टू स्टे इन और गो आउट। जब वो बहुत उदास थी और उसको शक्ति भी नहीं महसूस हो रहा था, तो अपने ठोड़ी पे हाथों पे ठोड़ी रखते हुए, सॉरी, ठोड़ी पे हाथ रखते हुए उदास अनुभव करते हुए उसने ये लाइन सोचा था। कौन सा? पेपर हैज मोर पैसेंस देन पीपल। और वो इसके बारे में बोलती है और इसलिए उसने ये डायरी लिखना चुना। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. और वो आगे कहती है कि अंत में जहाँ थी वहीं पर सोचते हुए बैठी रही। हाँ, कागज में तो अधिक सहनशीलता है ही, क्योंकि मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे लोग डायरी कहते हैं, पढ़ें। तो वो कहती है कि मतलब पढ़ें जब तक कि उसको आवश्यकता है। आप क्योंकि इसलिए पढ़ें लोग, क्योंकि उसको आवश्यकता है अपने हृदय से सभी चीज़ें बाहर निकालने की, और कागज़ों में मनुष्य से अधिक सहनशीलता है ना? तो लोग उसको पढ़ पाएंगे। और सख्त, उसको डायरी को कहती है सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, पढ़ें जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता। इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना? वो बोलती है ना, आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ रेफरेंस। जब तक मुझे फ्रेंड नहीं मिल जाता, तब तक इस डायरी को वो अपना हृदय का उद्गार निकालने के लिए उपयोग करती है। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. और वो कहती है कि मेरे पास सभी कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के, और मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और के बारे में नहीं सोचती थी। और कहते लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इस बात को और ज़्यादा क्लियर करने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की के पास, ये एक 13 साल की लड़की इस संसार में पूरी तरह से अकेले है। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर। उसको लगता है कि मतलब वो इस जिस डायरी लिख रही है, तो मेरे पास कुछ मित्रों के अलावा कोई नहीं है, ऐसा पूरे संसार में लगेगा। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अब मेरे पास मेरे प्यारे माता पिता हैं, मेरे 16 साल की मेरी बहन है, और देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और मेरे आसपास 30 लोग ऐसे हैं जिसे मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक इस तरह का परिवार है। लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, प्यार करने वाली आंटियां हैं, चाची, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो वन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। मतलब मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक फ्रेंड के। और ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। और जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ अपने मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the
problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. और मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती, है ना? In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary to enhance the image of this long awaited friend is in my imagination. I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. तो वो कहती है कि मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। मतलब हम लोग और नज़दीक आते प्रतीत नहीं होते, तब तक यही एक समस्या है। हो सकता है कि यह मेरा फॉल्ट हो, है ना? कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। फिर भी ऐसी ही स्थिति है तथा यह दुर्भाग्यवश बदल नहीं सकती। यही कारण है कि मैंने डायरी आरंभ की। दिस इज़ वाई हैव स्टार्टेड द डायरी। यही कारण है कि मैंने डायरी स्टार्ट किया है लिखना। उसके आगे वो कहती है कि अब मैं उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी, है ना? इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड टू माई इमेजिनेशन, बट डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी। और मेरा कोई मित्र नहीं है, मैं और स्पष्ट से कह दूँ, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, तथा मैं हूँ भी नहीं, है ना? जो मैंने यहाँ पढ़ा, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन बिलीव दैट ए 13 year old गर्ल, कि फिर से मैं बताऊँ, एक बार समझाती हूँ कि वो कहती है कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, कोई विश्वास नहीं करेगा, तथा मैं हूँ भी नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता हैं, 16 वर्षीय बहन है और 20-30 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ। मेरा परिवार है, प्रिय चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। नहीं, ऊपर से तो लगता है कि मेरे पास सभी कुछ है, सिवाय क्या, एक अच्छे फ्रेंड के, है ना? मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ और अपनी कल्पना में टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र के चित्त को बढ़ाने के लिए मैं इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती, है ना? आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं अपनी कल्पना में उन तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं, पर वो आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बनी रहे। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस मित्र को किटी पुकारूंगी। किस मित्र को? जो उसने डायरी का नाम, जिस डायरी में वो अपने दिल की बात लिखने जा रही है, उसका नाम उसने किटी रखा है। Come to the next page. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, कोई भी, मैं किसी को भी यदि मैं तुरंत कहना चाहूँ तो किट्टी को सुनाई गई कहानियों को एक शब्द नहीं समझ में आएगा। इफ आई वेयर टू प्लस राइट इन, आई डिड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मच आई डिसलाइक डूइंग सो। इसलिए वो अपने जिंदगी का सबसे पहले कुछ छोटा सा संक्षेप में लिखना चाहती है। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता सबसे प्रिय प्यारे पिता हैं जिसे मैंने कभी नहीं देखा। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25, और वो उन्होंने तब तक मेरी माता से शादी नहीं किया जब तक कि वो 36 के नहीं हो गए और मेरी माता 25 की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और मेरी बहन मार्गरेट का जन्म जर्मनी में 1926 में फ्रैंकफर्ट में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। वो बोलती है कि मैं अपने इस डायरी का नाम किटी रखने जा रही हूँ, जो मेरी फ्रेंड है, और आगे कुछ लिखूं तो समझ में नहीं आएगा, इसके पहले मैं अपने बारे में संक्षिप्त विवरण लिखती हूँ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में तब से रह रही थी जब मैं 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन
1933। मेरे पिता ने हॉलैंड 1933 में ही छोड़ दिया था। माई मदर एट्थ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक हॉलैंड चली गई थी सितंबर में। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। जबकि मैं और मेरी बहन को एचेन भेजा गया था दादी माँ के पास ठहरने के लिए। मॉर्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मॉर्गेट यानी उसकी बहन, वो हॉलैंड दिसंबर में गई और मैं फरवरी में गई। वेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मॉर्गेट। जहाँ पे कह रही है कि मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए और मेरी माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गई। जबकि मार्गरेट तथा मैं अपनी दादी माँ के साथ रहने आचन चली गई। और मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं उसके पीछे फरवरी में उस समय चली गई। जबकि मुझे मार्गरेट के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर रख दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई आरंभ कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। और वहाँ मैं 6 वर्ष की आयु तक रही, है ना। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। जिस समय मैंने प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ की। In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress, or Cooperus, headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. वर्ष के अंत में जब हम अपने हृदय को तोड़ने वाली अलविदा कही, उस समय हम दोनों की आंखों में आंसू थे। जब साल का अंत होता है ना, तो फेयरवेल होता है, तो उस समय दोनों की आंखों में आंसू थे। और उसके बाद इन द सितंबर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। 1941 में उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा जन्म दिवस बिना उत्सव के बीत गया। मतलब उसकी माँ दादी माँ 1941 में बीमार पड़ गई, उनका ऑपरेशन हुआ, इसलिए उसका जन्मदिन नहीं मनाया गया। ग्रैंड माँ डैड इन जनवरी 1942। और दादी माँ जो हैं उनकी मृत्यु 1942 में हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। दिस बर्थडे celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. और 1942 में यह जन्म दिवस उत्सव दूसरे की क्षतिपूर्ति के आशय से मनाया गया और दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। ठीक है। सो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म। और जो है वो नेक्स्ट पार्ट इसका देखने के लिए वेट करो। अगले क्लास में फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दूँगी। थैंक यू बच्चों। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको मेरा चैनल इजीली अवेलेबल हो और मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है। थैंक यू ऑल।